आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुशी हुई मिलकर, काफी साथ में अच्छा साथ रहा। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, आपका साथ बना रहेगा। बहुत जहमत उठाई आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जाओ सलामत रहो, ठीक से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ हैं ये लोग? तेहरान कब पहुंचेंगे? शुक्रिया।
जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, शुक्रिया। सईद, उठो चलें। फरशीद, रसूल, ट्रांसफर की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। ठीक है, रुको एक मिनट जरा। वो 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो फिर हम जाएं? कोर्ट का ऑर्डर लिया? हाँ, मेरे पास है। तुम्हारा प्राइवेट नंबर 3 है। 3 है। सलाम। सलाम सईद, कैसे हो? रसीदन बखैर। वाह वाह दाऊद, कैसे हैं मोहम्मद आए? कैसे हो? सलाम, कैसे हैं? सलाम, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक तो हैं? सलाम। सलाम। सब कंट्रोल में तो है? यहाँ से लेकर मकसद तक सब कंट्रोल में है। अच्छा ठीक है, तो रसूल से चेक कर लिया? रसूल, अपनी पोजीशन बताओ। ठीक है, एक मिनट रुको। ओके है। महफूज है? जी हाँ, महफूज उसे है। उतारो। दाऊद, उसका बैग मत भूलना। जी ठीक है, ध्यान रखना, आराम से। अपना सर नीचे करके नीचे उतरो। आओ। आओ मेरे साथ चलो। सर नीचे करो। हाँ, बैठो। ड्रोन कैदी की गाड़ी पर फिक्स कर दो। हरकत करो। ट्रैफिक लाइट्स का क्या हुआ मुरादी? रावर से मैंने उसकी रिपोर्ट ले ली है। तैयार रहो। तैयार हूँ। पहले चौराहे तक 30 सेकंड। दूसरे चौराहे तक 10 सेकंड।
अभी हम कहाँ हैं? इसे दिखा दो हम कहाँ हैं। जरा आगे बढ़ो, बाएं तरफ से आगे झुको। मेरे भाई, मेरी बात सुनो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिस किसी को भी अक्ल खरद होगी उसे अपना पिछला माजी देखना चाहिए। अगर शुरू से ही अंजाम कार को सोचा होता तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जनाब, वो पहुंच गए हैं। सलाम। मेरे साथ चलो। सीढ़ियों का ध्यान देना। एक सीढ़ी और है, आराम से ले जाए इन्हें। अपने जूते और कोट उतार दो।
सलाम जनाब। कबूल हो। शुक्रिया। इत्मीनान रखो तुम। मैंने कह दिया है कि फिलहाल गिरफ्तारी की खबर कहीं नश्र ना की खुद भी जाए। यकीन नहीं आ रहा कि ये ईरान में है। तुम्हारा काम बहुत उम्दा था, बिल्कुल सफाई से, नपतुला और खामोशी से अंजाम पाया। अमेरिका, सऊदीया और फ्रांस की 3 एजेंसियां इस आदमी की निगरानी कर रही थी। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारा काम उम्दा था। शाबाश, तुम गीदड़ के मुंह से शिकार छीनने में कामयाब हो गए हो। अच्छा, तो कोई और बात है जो मुझे जाननी चाहिए? कोई खास बात नहीं है जनाब, मैं सब कुछ अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा। ठीक है, रिपोर्ट ऐसी बनाना कि केस का ऑफिसर सारी बातों को समझ सके। जनाब, मुझे लग रहा था कि मैं ही इस केस का ऑफिसर बनूंगा। अगर तुम फ्री होते तो जरूर। और कोई खास केस नहीं है मेरे हाथ में। है, तुम्हें अभी खुरासान जाना होगा। हमारे दफ्तर के लोगों ने वहाँ एक नया केस ढूंढा है जो कि मेरे लिए बहुत ही अहम और उलझा हुआ है। ये केस भी बिल्कुल रमज़ान वाले केस जैसा है, उसी इलाके में। शिया और सुन्नी के बीच फूट डालने वाला मसला। बिल्कुल। तुम्हें याद है कि मैंने एक बार कहा था कि मैं जाहिदान गया था? उस सफ़र के दौरान एक मशहूर सुन्नी ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया था। मैंने भी वो दावत कबूल कर ली थी। हम खाना खाने के लिए एक खेमे में गए। मैंने देखा कि घर के लोग एक एक करके पास में आकर बैठने लगे। उसने कहा, वो मेरा दामाद है, शिया है, और वो मेरी बहू है जो सुन्नी है, और ये शिया है और वो सुन्नी है। मैंने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने कहा, यकीन करो, हमारा यहाँ आपस में कोई झगड़ा नहीं है, मगर ये कि कोई किसी के बहकावे में आकर ये काम कर बैठे। मोहम्मद, मेरी मालूमात का तजुर्बा ये कहता है कि ये केस बरतानवी इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। तुम वहाँ जाओ और केस का नज़दीक से जायजा लो। अपने साथ 2-3 लोगों को ले जाओ, अकेले मत जाओ। और कुछ? और कोई सवाल नहीं? नहीं। जाओ, कामयाब रहना। शुक्रिया। शिया मजहब में हुक्म और फतवा में क्या अहम फ़र्क है? जब कोई शिया मुज्तहिद किसी मौजू के बारे में फतवा जारी करता है तो सिर्फ उसके मुकल्लिद ही उसको मानने के जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर कोई मर्जा हुक्म जारी करता है तो उसके मानने वालों के अलावा दूसरे मुज्तहिदों को भी मानना जरूरी है। ये एक उसूल है। मिसाल? काजार के जमाने में मिर्जा शिराजी ने तंबाकू के बाइकआउट का हुक्म जारी किया और सभी लोगों ने इस हुक्म की पैरवी की, जिसकी वजह से बरतानिया के खिलाफ एक तहरीक का आगाज हुआ जिसने ईरान में हमारी सियासत को हरा दिया। अगर इस सिलसिले में उन्होंने हुक्म की जगह फतवा जारी किया होता तो सिर्फ उनके मुकल्लिद ही उस फतवा को मानते और तंबाकू की ये तहरीक अंजाम ही नहीं पाती। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हज़रात, तेल अवीव की सूरत हाल वाशिंगटन और लंदन से बहुत फ़र्क रखती है। तुम तेहरान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो। तुम्हें मानना होगा कि ईरान को बाइकआउट ने भी बातचीत करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया। प्लान सी के मुताबिक
हमें ये उम्मीद थी कि बाइकाट की वजह से ईरान में लोगों के दरमियान खलफशार मच जाएगा और लोग मुखालिफ हो जो कि जाएंगे। बिल्कुल हुआ नहीं। जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द करार दिया गया तो वहां की पार्लियामेंट के सभी नुमाइंदों ने उनकी वर्दी पहनकर उनकी हौसला अफजाई की। प्लान बी के हिसाब से आप लोगों की ये प्लानिंग थी कि अगर ईरानियों ने आपके जहाज को मारा तो आप लोग तेहरान और बंदर अब्बास पर बमबारी कर देंगे। लेकिन उन्होंने आपके ड्रोन को मार गिराया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों, हमारे लिए सच्चाई का सामना करना जरूरी है। हमारे तसव्वुर के बरखिलाफ प्लान बी के मुताबिक महदूद जंग नहीं, बल्कि प्लान ए के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग मुमकिन नहीं। तो फिर हमें प्लान सी पर अपनी तवज्जो रखनी होगी। इस तरीके से हम ईरान पर इक्तिसादी दबाव डालकर उसे मुज़ाकरात अंजाम देने पर मजबूर कर देंगे, अलबत्ता अपनी नई शर्तों के साथ, ताकि एटमी एनर्जी के सिलसिले में हम अपने मकासद को हासिल कर सकें और ईरान को एटमी तोसी के मंसूबे से रोक सकें। हमें ईरान के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करना होगा। ईरान को इंटरनेशनल पैमाने पर अलग थलग करना होगा। हमें ईरान को मुज़ाकरात के लिए किसी भी हालत में मजबूर करना होगा, क्योंकि मुज़ाकरात हमेशा हमारे फायदे में रहे हैं। हमें इस तुरुप के पत्ते को हाथ से गंवाना नहीं और चाहिए। प्लान सी ये था कि लोगों के दरमियान फूट डालकर और उन्हें हुकूमती लोगों से दूर करके हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे और उनकी तेल की सप्लाई को रोककर हम उन पर प्रेशर डालेंगे और उनके तेल के जहाज़ों की आमद और रफ्त रोकेंगे और इस तरह हम उन्हें तेल बिल्कुल भी नहीं बेचने देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। उनके किसी भी तेल के जहाज को हम नहीं रोक पाए। इस सिलसिले में अमेरिका को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इनकी तरफ से हमारे ग्लोबल हॉक ड्रोन को गिराने से बहुत नुकसान हुआ है। हमें इसकी जिम्मेदारी अब कौन ले जब सकता है? तक कि बॉयकॉट के साथ फौजी कार्रवाई नहीं होगी, ईरान अपना काम करता रहेगा। वो हदबंदियों को तोड़ेगा और अपना तेल बेचता रहेगा। इस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ये जरा सख्त काम है। सख्ती हो या आसानी हो, लेकिन वो तेल तो बेच ही रहा है ना। बात यहाँ पर है कि ईरान समझता है कि हम उससे डरते हैं। इसे डर का नाम नहीं दिया जा सकता है। ये एक ऐनी हकीकत है। ईरान की फौजी ताकत खलीज फारस और बहरे उम्मान में पूरी तरह साबित हो चुकी है, जिससे हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये बात हम पहले से देखते आए हैं। खास तौर पर मिसाइल के शोबे में ईरान बहुत ताकतवर मुल्क है। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। जब मैदान अमल में आने की बात होती है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर रद्द अमल दिखाते हैं। लेकिन बात जब ईरानी तेल के जहाजों को जब्त करने की आती है और बहरी कार्रवाई की बात आती है तो आप लोग ईरान की ताकत की बात करने लगते हैं। लगता है आप भूल रहे हैं कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जिम्मेदारी तेल अबीब पर थी। शुरुआत तो आपको करनी थी। हर कार्रवाई नहीं और हर मैदान में नहीं। बानियास एजलास के तहत हम एटमिक मामले में तकरीब करने वाले थे। ये जिम्मेदारी थी हमारी। लेकिन ईरानी ऑयल टैंकरों को जब्त करने की जिम्मेदारी अमेरिका की थी। अगर अमेरिका का ईरान से टकराव और बढ़ता है तो हमारे अंदरूनी मामलात और भी बिगड़ जाएंगे। इस तरह लंदन को ये करना चाहिए। लंदन का काम है। प्लान सी के मुताबिक लंदन को ईरान के अंदर ही कार्रवाई करनी थी। तय ये पाया था कि ईरान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाए और अंदरूनी तौर पर बदअमनी को बढ़ावा दिया जाए कि ये सब काम हम अभी भी कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ बहरी कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं था। लेकिन ईरान से मुकाबले का बेहतरीन रास्ता फौजी ताकत से हमें ईरान का मुकाबला करना होगा। तेहरान ने तिल अबीब पर अपने मिसाइल बरसाए तो क्या आप में रोकने की ताकत है? हजरात, मेरी बात सुने। ये बात न भूलिए कि ईरान से मुकाबले में हम आपस में मुत्तहिद हैं। लंदन को ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि बहरिया की कार्रवाई में वो अकेला है। हम सब उसके साथ हैं। रसीदन बखैर, आपका खैर मकदम है। खुशामदीद जनाब। जी, जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आएंगे मैं सामने खड़ा मिलूंगा। जी, यहीं पर हूँ। रुकिए, मैं आपको देखने की कोशिश करता हूँ। जी, देख लिया मैंने आपको। सलाम जनाब। सलाम। खुशामदीद, खुशामदीद। आइए, चलिए, तशरीफ ले चलिए, आइए। आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हम दफ्तर चलते हैं।
वहाँ नहीं, थोड़ा नहीं, चाय हम पानी सीधा कर अपने लें, काम की पोजीशन आराम पर कर लें। चलेंगे। वहाँ चलकर पहले खाना खाएंगे। आप हमारे मेहमान नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, हमने खाना जहाज में ही खा लिया था। नौशजान, बहरहाल आप दूर से चलकर आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, इस तरह नहीं, तो बहुत ठीक नहीं शुक्रिया, है हम ना। तो जहमत देने आए हैं। रसूल, तेहरान से यहाँ तक मैं बोर हो गया हूँ, कुछ तो बोलो। तुम सादिक भाई हो ना? जी, जी। भाई सादिक, ये मसला क्या है? मोरिद नजर आदमी 45 साल का है जो कि हाल ही में हमारे इलाके में आया है और इस मुख्तसर अरसे में ही यहाँ के इलाकाई बाशिंदों के दरमियान मकबूलियत हासिल कर ली है। वो अपना नाम डॉक्टर अली रजा बहरामी बताता है और एक मुआलिज डॉक्टर की हैसियत से काम में मशगूल है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बगदाद के फसादात में भी शामिल दाइश की था। मौजूदगी से पहले या बाद में? दाइश की मौजूदगी से पहले वो अरब मुल्कों में मौजूद था, लेकिन दाइश के जमाने में भी इराक और शाम में डॉक्टर की हैसियत से उसकी सरगर्मियां जारी थी। अलबत्ता हर बार नए नाम से सामने आता था। उसने यहाँ के एक कस्बे में बैनुल अक़वामी एनजीओ के मेंबर की हैसियत से अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जो कि एक मकान में ही है। अलबत्ता मैं ये बता दूं कि इस इलाके में डॉक्टर की हैसियत से इंटरनेशनल एनजीओ के कानून के हिसाब से उसमें डॉक्टर की सलाहियत नहीं पाई जाती, इसलिए कि इसका मामला अलग है। लगभग 18 दिनों से हम उस पर नजर रखे हुए हैं और हमारी निगरानी में जो हमें पता चला है उससे वो डॉक्टर नहीं यानी लगता। डॉक्टर नहीं जो है। नुस्खे वो लिखता है और दवाएं तजवीज करता है, उससे पता चलता है उसकी डॉक्टरी मालूमात अच्छी है, लेकिन ये कि वो डॉक्टर है या नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। रसूल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, अम्मी ने ख्वाब देखा था जो मुझे बताया और उसके बाद से ही मैं घबराहट महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद तुम्हारी जगह सदका दे दूंगा। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। और हाँ सुनो, जब भी कोई माली परेशानी हो तो मुझे जरूर बता देना। तुम अपनी बातों से दुनिया का दिल जीत लिया करते हो। उसकी शिनाख्त कराई गई है? जी हाँ, मेडिकल एसोसिएशन में उसका नाम दर्ज नहीं है और उसके मेडिकल लाइसेंस के बारे में भी हम नहीं जानते। तो फिर क्लिनिक कैसे खोला? क्लिनिक की सूरत नहीं है। वो महरूम लोगों की मदद के नाम से वहाँ काम कर रहा है और सिर्फ वहीं के लोगों के लिए काम करता है। उसका ये कहना है कि इराक और शाम के महरूम इलाकों में भी वो मुफ्त में अपनी खिदमत अंजाम देता रहा है। ये बात उसके मुलाजिम ने हमें बताई। अलबत्ता ये बात हमारे आदमी ने उसके मुलाजिम से उगलवाई। उसके पास स्टैंप है जो नुस्खे पर लगाया करते हैं? वो बीमार को नुस्खा लिखकर ही नहीं देता है कि स्टैम्प की जरूरत पड़े, और बीमारों को जो दवाएं देता है वो भी मुफ्त में देता है। आइए, आ जाइए, आइए। तो चलिए अंदर चलिए, तशरीफ ले चलिए। तशरीफ लाइए। आइए आइए। सलाम सलाम, शुक्रिया। सलाम। और जनाब, आइए। कैसे हो? क्या हाल है? सब ठीक? माफ कीजिएगा, यहाँ हमारे पास खुशामदीद। कोई बड़ी जगह नहीं है, बस यही है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये है इलाके का मैप। बहुत अच्छा। और अब तुम लोगों के सॉफ्टवेयर का क्या हाल है? देख तो बहुत अच्छा रहा है, बढ़िया है। हमने इसकी शिनाख्त लोगों की रिपोर्ट की वजह से की है और अभी ये हमारी बहुत अच्छी निगरानी बात में है। है। और तुम बताओ, तुम्हारी क्या जब रिपोर्ट से है? वो घर से निकला है अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा रसूल जान, जी देखो अगर इन्हें कोई मदद चाहिए तो ठीक है। जाओ जाओ, यहाँ जहमत पर उठाओ इंटरनेट जरा। कैसा आता है? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सही, जरा जहमत करना। ठीक है। जाओ देखो, अगर कोई काम हो तो मदद कर दो। जी, आप इसे छत छत पे लगाना यहाँ चाहते लगाएंगे हैं? तो ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है। मेहरबानी करके जरा इसे पकड़ लो। जी, ऐसे ठीक है। ठीक है। रसूल कनेक्ट हुआ? हाँ, कनेक्ट हो गया है। जब तक अपने सिस्टम से नहीं जोड़ूंगा तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। हो गया। ठीक है, जरा इसके यहाँ चेहरे का पता लगाओ। ठीक किसी भी है। डेटाबेस से जानकारी नहीं मिली है। ठीक है रसूल, तो
एक काम करो, सेंटर से कनेक्ट करो उसे, वहाँ के डेटाबेस से पता लगाओ, शायद वहाँ के बैरून एजेंटों में से इसका कुछ पता लग जाए। ठीक है। फ्रांस की पुलिस के डेटाबेस में नहीं है और डीजीएसई में भी नहीं है। यूरोपियन पैसेंजर्स की वेबसाइट, हाँ मिल गया। इब्राहिम शरीफ, तारीख़ पैदाइश 1975, अबू धाबी। अबू धाबी? और क्या है इसके बारे में? अभी मुझे उसके नाम से ढूंढना होगा। ईरान में उसकी कोई भी मालूमात दर्ज नहीं है। इसने इंग्लैंड की यूसीएल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री ली है और लंदन के क्वीन मैरी अस्पताल में 3 साल प्रैक्टिस की है। इसके बाद इसकी कोई मालूमात दर्ज नहीं है। मिक़दाद मीसम, उसे हम देख रहे हैं, तुम वहां से चले जाओ। जी जैसा आप कहें। जाओ चाय लेकर आओ। सिग्नल कंजेशन कुछ ज़्यादा है, तो पता लगाओ ज़रा। ठीक है जनाब। सईद ज़रा मुझे मेरा चश्मा देना, मेरी जेब में है। रसूल ये लो। शुक्रिया। सिग्नल का एनालिसिस, लाइसेंस वाले वायरलेस मोबाइल फ़ोन और हमारे सिग्नल, और जनाबी हमारी खुद की फहरिस्त है, बाकी नाशनाख्ता है। जगह कहाँ है इसकी? इसका मरकज़ यहाँ से 500 मीटर के फासले पर है। भाई सादिक जी, यहाँ से उस तक का फासला कितना है? तकरीबन 170-80 मीटर। इस हुदूद के अंदर तुम्हें पता है कि उसने इंटरनेट के लिए डिश का इस्तेमाल किया हो? हमने पहले चेक कर लिया है। बिल्कुल नहीं। रसूल, क्या तुम मालूमात हासिल कर सकते हो? 1 मिनट देखता हूँ। सिग्नल पर पासवर्ड लगा हुआ है। हमें साइबर वालों को भेजना होगा इसे डिकोड करने के लिए। तो फिर जल्दी भेजो, देर ना करो। ये सईद, वो जिस बिल्डिंग में रह रहा है वहाँ जाकर उसका पता लगाना होगा। भाई सादिक, वही दिन के साथ जाएंगे। ठीक है, मैं चाय पीते जाओ। बाद में। नहीं, बाद में। मेहरबानी करके वो चाय ज़रा सिस्टम से दूर हटा कर रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। माफ़ करना। नहीं, कोई बात नहीं। इजाजत है? डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा? नहीं, बैठो।
कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको देखकर खुशी हो रही है। कोई बात नहीं। आपके आने से 10 मिनट पहले ही मुझे पता चला कि आप कौन हैं। अब्दी साहब ने कहा कि जितना हो सके आपसे सीखने की कोशिश करूं। तुमने क्या कहा कि वो आदमी कब से यहाँ रह रहा है? 21 दिन हो रहे हैं। और तुम लोग 18 दिन से नजर रखे हुए हो? जी। बहुत खूब। आपने बात बिल्कुल घुमा दी। चाय ठंडी हो गई तुम्हारी? नोश फरमाए। तुम पियो। सातवीं सदी के गजल गो कौन? सादी। पूरा नाम? शेख मुस्लिहुद्दीन सादी शिराजी। फिरदौसी किस शहर के थे? खुरासान सूबे के शहर तूस के। बाज़ंच शोरिशस्त किधर खल्क़े आलम? मोहतशिम काशानी। मुकम्मल नाम? मोहतशिम काशानी 10वीं सदी हिजरी के काशान के शायर हैं। बेसुराग़ मन अगर मी आई नरमा आइस्ता भी आई मबादा के तरक बरदारत चीनी नाजुक तन्हाई मन। शायर सोहराब से पहरी। 6 साल इराक़ी जंग में मारे जाने वाले ईरानियों की तादाद? ईरान इराक जंग 8 साल चली, ना कि 6 साल। इस जंग में 1,90,000 लोग मारे गए और 6,72,000 जख्मी हुए। ठीक है, आधे घंटे के बाद हम फिर मिलते हैं। खलीज फार्स में एक तरफ इनकलाबी गार्ड की बहरिया है और दूसरी तरफ बहरे उम्मान में ईरान की बहरी फौज है। मेरी समझ में नहीं आता कि हुकूमत शिया और सुन्नी के दरमियान इतना फ़र्क क्यों रखती है। इस दरमियान हमें ऐसे 2-3 लोगों की ज़रूरत है जो एहतजाज करने वालों के बीच में घुस जाएं। अगर ज़रूरत भी पड़ी तो झड़प शुरू कर दें। मजमे को रोकने का ये मतलब नहीं है कि लोगों के एतराज का कानूनी रास्ता बंद कर दिया जाए। लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है और उनकी परेशानी को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی تو سرپناه خستگی من باش من دلم پره یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره عشق به خاکت فرقی با مادر نداره خاک یه آتیشه که خاکستر نداره چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره یعنی پروانه و آتیش و بارون عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون شکست پنهون نیست گذشتن از گذشته آسون نیست جواب تشنگی که بارون نیست عشق
به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیقت توی سرمایه زمستون.